कागजों और आंकड़ों की दुनिया में भारत एक आर्थिक सुपर पावर है और हमारे देश की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश में भारत की सारी पावर बह जाती है। डीएनए में आज हम सबसे पहले सिर्फ 4 घंटे की बारिश में डूबने वाली देश की राजधानी दिल्ली का विश्लेषण करेंगे। वैसे तो दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का सपना देखती है, लेकिन आज की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें पूरी दिल्ली ऐसी दिख रही है जैसे यहां सिस्टम की लापरवाहियों का सैलाब आ गया हो। यह सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, बल्कि देश के हर बड़े शहर की तकलीफ है। इसलिए आज हम देश के महानगरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में चिंताओं की बारिश का विश्लेषण कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह 8:30 बजे से 4 घंटे तक करीब 63 मिलीमीटर बारिश हुई और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई। इस बारिश से दिल्ली के ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो गए। आज पूरी दिल्ली में नौका विहार जैसे हालात पैदा हो गए थे। बारिश के बाद हुए जलभराव से परेशान लोग ये भी पूछने लगे थे कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या दिल्ली में वाहनों की जगह मॉनसून में अब नावें चलने लगेंगी। आज पानी भरने की वजह से दिल्ली की सड़कों पर लंबे लंबे जाम लगे। लोगों की कारें, सरकारी बसें, मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स इस पानी में खराब हो गए और फंस गए। दिल्ली में हालात ये थे कि बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी ज्यादातर सड़कों से पानी उतरा नहीं था। एक तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली में इस बारिश के बाद सड़कों पर आपातकाल जैसे हालात थे। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 फ्लाइट्स लेट हो गई और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। बारिश में सिर्फ दिल्ली का ही बुरा हाल नहीं था, बल्कि दिल्ली के अलावा नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया और लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स लग गए। अब सवाल यह है कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश ने दिल्ली और उसके साथ बसे शहरों को अपाहिज क्यों और कैसे बना दिया। इसे आपको समझाने के लिए आज हमने काफी रिसर्च किया और उसमें जो बातें सामने आई हैं वो आज देश की आंखें खोल सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी आखिरी बार आज से 40 वर्ष पहले 1976 में की गई थी। इसके बाद सन 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। जी हां, सिर्फ एक कमेटी बनाई थी। लेकिन इस कमेटी के बनने के 7 वर्षों के बाद आईआईटी दिल्ली को कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया गया और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली में 50% लोगों के पास सीवरेज सिस्टम है ही नहीं। दिल्ली में अभी 7,000 किलोमीटर की सूएज लाइन्स हैं, जो मौजूदा जरूरत से काफी कम है। हालांकि सीवरेज मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2031 के नाम से एक रिपोर्ट 2014 में बनी थी, लेकिन इस पर भी कोई काम नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 9,807 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 19,500 करोड़ रुपए होगी। 2015 और 2016 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश सहने की है, जबकि जरूरत करीब 63 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश की है। यानी देश की राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता आधे से भी कम है और ये हाल देश की राजधानी का है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी के शहरों में, गांवों में और छोटे शहरों में क्या होता होगा। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। यह रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली जल बोर्ड के पास सूएज से जुड़ा डेटा है ही नहीं और सीवरेज सिस्टम के मास्टर प्लान के लिए दिल्ली जल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। इस मामले में दिल्ली सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 2005 के बाद से यमुना को लेकर कोई सर्वे किया ही नहीं है। इसलिए आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनमें या उनके मंत्रियों में दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बीच नौका विहार करने की हिम्मत है। और दूसरा सवाल यह भी है कि जब से वो सरकार में आए हैं, उन्हें इन रिपोर्ट्स पर काम करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने के लिए और दिल्ली को ऐसी बारिश के लिए तैयार करने के लिए किसने रोका था और उन्होंने अब तक इस पर कोई भी काम क्यों नहीं किया। ये सवाल आज दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछना चाहिए।
4 घंटे की बारिश में डूब गई दिल्ली। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है। 4 घंटे की बारिश से दिल्ली में लगा आपातकाल। बारिश के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है वो होता है ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग। क्या बारिश और जाम ने दिल्ली को बदनाम कर दिया? You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or in amphibious. कहीं तालाब तो कहीं समंदर से दिखती हुई ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जो आज सिर्फ 4 घंटे की बारिश में ही पानी पानी हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात एम्स में रहे। अंडरपास में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं, कई ऑटो भी खराब हो गए, बाइक्स रुक गई। जो लोग पैदल गुजर रहे थे उन्हें पानी में डूबकर और रेलिंग का सहारा लेकर सड़क पार करनी पड़ी। ये सिविक एजेंसीज के फेलियर के अलावा भारत में दिल्ली शहर में मानव निर्मित त्रासदी कही जा सकती है, आपदा कही जा सकती है, जहां पर नालों की सफाई नहीं की जाती और नतीजा ये होता है कि दिल्ली के एक अहम चौराहे पर पानी इस कदर भर जाता है कि लोगों को निकलने में परेशानी होती है। अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पानी ज्यादा है और इनकी बाइक रुक गई है। क्या आम क्या खास, सबकी गाड़ियां यहाँ अटक रही हैं और दिल्ली की नब्ज फिलहाल अगर सड़कें हैं तो वो रुकी हुई है। पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लगा है और इसकी वजह आपकी नजरों के सामने है। लोगों को पानी में उतरकर गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग गाड़ियों को पानी से निकालने के लिए 100-100 रुपए तक मांगने लगे। क्या कर रहे हैं कुलदीप जी आप सुबह से? आज गाड़ी निकाल रहे हैं सर। गाड़ी निकाल रहे हाँ हैं। जी। कितनी गाड़ियां निकल चुकी हैं और गाड़ी निकालने के क्या भाव है? 100 रुपया सर। 100 रुपए ले रहे हाँ हैं। जी। सुबह से कितनी गाड़ी निकाल दी? सर मैंने 8 गाड़ी निकाला। 8 गाड़ी निकाले हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए केंद्र सरकार ने अभी तय की है। ये 8 गाड़ियां निकाल चुके हैं, 800 रुपए 2 घंटे में बना चुके हैं। भले ही लोग परेशान हो, पानी भरा हो, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोगों के लिए अवसर भी है। जिनकी गाड़ियां यहाँ अटक रही हैं उनको धक्का देके निकाल रहे हैं। कितना पानी भरा हुआ है? सर गाड़ी के बराबर सर। गाड़ी के बराबर भरा हुआ है। आईटीयू में भी लोग सड़कों पर पानी भरने की वजह से परेशान हो गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा होने से गाड़ियां खराब हो गईं और नतीजा जाम लग गया। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है और ट्रैफिक एकदम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये व्यस्त रहने वाला इलाका है आईटीओ का। बहुत सारे लोग यहाँ से अप्रोच करते हैं। अगर आपको 12 खंभा जाना है तो भी यही रास्ता लेना होता है। अगर आपको कैनॉट प्लेस की तरफ जाना है तो भी यहीं से जाना होगा। इंडिया गेट जाना है, प्रगति मैदान जाना है, बेहद अहम यह रास्ता है। ये समंदर की लहरें नहीं बल्कि बारिश का पानी है। दिल्ली के राजा गार्डन के पास सड़कों पर जमा पानी डीटीसी की बस में घुस गया। इस दौरान बस में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना डाला। ये तस्वीर किसी नदी की नहीं, तालाब की नहीं, ये तस्वीर किसी पानी में गाड़ी चलाने वाली प्रतियोगिता की भी नहीं। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। राजा गार्डन का ये इलाका है जहाँ पर इस कदर जल भराव है कि जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब में बदल चुकी है। कई गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हम दरिया में से जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं वजीराबाद से आ रहा हूँ और पूरा ट्रैफिक है और अंडरपास में पूरा पानी भरा हुआ है। बिल्कुल सारे डाइवर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा तरीके से। कितने घंटे हो गए आपको दिल्ली? पूरा से इस रोड में पूरा रिंग रोड जाम है जो आजादपुर की तरफ जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। मैं तो खुद लेट में निकला हूँ इस चक्कर में कि टाइमली पहुँच जाता। अब शायद जाम खत्म हो गया होगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं क्या आलम है और इस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं तो पहुँच नहीं पाऊंगा, वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर जो तस्वीरें देखने को मिली वो शायद आज तक दिल्ली ने नहीं देखी होंगी। ये अंडरपास पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया, जिसके बाद अंडरपास पर 5 बसें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। हालात ऐसे हो गए कि बसों में बैठे यात्रियों को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। मैं मौजूद हूं दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर और आप देख सकते हैं यहाँ की क्या तस्वीर है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विमिंग करने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं।
और जिस वक्त यहाँ बारिश होना शुरू हुई थी तो पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर भर गया कि जो बसें आप देख रहे हैं डीटीसी की क्लस्टर बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, उन बसों में जो यात्री थे वो अंदर फंस गए थे। उन्हें किसी तरीके से बाहर की ओर निकाला गया। इस बारिश से लोग तो परेशान रहे ही, लेकिन कुछ रोचक तस्वीरें भी देखने को मिली। इन तस्वीरों में देखिए कैसे ये महंगी लग्जरी गाड़ी पानी में फंस गई है, लेकिन तभी इस गाड़ी के बगल से एक दूसरी सामान्य कार आई और सीधे निकल गई। यह पानी का समाजवाद है, क्योंकि पानी लग्जरी और सामान्य गाड़ियों में फर्क नहीं करता है। ये मिलेनियम सिटी दिल्ली की हकीकत है, जहां तकनीक बुरे सीवेज सिस्टम की वजह से दम तोड़ देती है और 60 लाख की गाड़ी पर धक्का लगाने के लिए मजबूर है। केजरीवाल जी को सलाह दूंगा कि औरों पे दाग लगाने से पहले और 10 परिस्थितियों पे दाग लगाने से पहले खुद के शहर में देखे क्या हो रहा है उनके मत विस्तार में। दिल्ली के साथ एनसीआर भी जोरदार बारिश के बाद पानी पानी हो गया। गुरुग्राम में सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई बारिश लगातार 4 घंटे तक जारी रही। सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में घुस गया। गाजियाबाद में भी हालात बेहद खराब रहे। गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। नोएडा में भी सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों को काफी मुश्किल हुई। हालात बेहद खराब हो गए। इसके अलावा शहर के कई रिहायशी और पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया। नोएडा की फिल्म सिटी में जी न्यूज के ऑफिस के बाहर सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया था। ये सड़क भी किसी गांव देहात या गली की सड़क नहीं है, फिल्म सिटी की ही एक और सड़क है और कुछ दफ्तरों तक जाती हुई ये सड़क। यहाँ पर बाइक्स की और छोटी गाड़ियों की पार्किंग भी होती है। ये फिल्म सिटी का नज़ारा है। ये वो नज़ारा है जहाँ से पहुँचते हुए हम आप तक खबरें लाते हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ से देश दुनिया का दर्द, मुसीबतें, बड़ी खबर, छोटी खबर आप तक पहुँचती है। वहाँ की सड़कें, और ये देखिए ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। बत्ती नीली है, वर्दी में एक साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो जाहिर है किसी बड़े आदमी की गाड़ी तो है, लेकिन ये फिल्म सिटी में नोएडा में फंसी हुई है और इसी तरह से फंसी हुई गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं। अपने 3 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी पहले ही दिन बारिश में फंस गए थे। आज सुबह उन्हें दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा, जामा मस्जिद और गौरी शंकर मंदिर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। आईआईटी दिल्ली में छात्रों से मिलने के लिए भी वो 1 घंटे की देरी से पहुंचे और बारिश के बाद दिल्ली में भरे पानी पर उन्होंने कुछ इस तरह से चुटकी ली। Thank you very much. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बारिश के बाद सड़कों का ऐसा हाल नहीं होता, लेकिन वहाँ व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि हर बारी इतनी बारिश होती है, वो कभी कभार जाम की वजह से हो सकता है इतनी बारिश लगती हो, बट हाँ एज कम्पेयर टू अमेरिका यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। मे बी माइट थिंक कि ऐसा हो सकता है इंडिया में। ऑडियंस ने हंस के जवाब दिया कि मतलब ठीक है, मतलब मजाक था, उसका रिएक्शन हंसी से ही दिया जाता है। सवाल यह है कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश में ही दिल्ली पानी पानी क्यों हो गई। सैनिटरी लैंडफिलिंग साइट्स हैं, उसको बिल्कुल हम अबंडन कर दें, नई तरह से सोचें, रिसाइकलिंग पे जोर दें। कहने का मतलब ये है कि एक तो हमें रीडेवलपमेंट बहुत बड़ी इस लार्ज स्केल पे लेना पड़ेगा, स्पेशली जो अनप्लान्ड एरियाज़ हैं, बस्ती हैं, पुराने शहर हैं, पुराने एरियाज़ हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं। जब देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगहों का हाल समझा जा सकता है। दिल्ली से 1660 किलोमीटर दूर हैदराबाद भी बारिश से बेहाल हो गया। सुबह से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बारिश होती रही और कुछ ही देर में शहर में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया। हैदराबाद के एक अपार्टमेंट की पार्किंग में कई फीट तक पानी भर गया। हैदराबाद में बारिश के बाद हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि सिर्फ 4 घंटे की बारिश में देश की राजधानी के तालाब बन जाने में दोष किसका है? ये दोष सिस्टम का है या फिर उस इच्छा शक्ति का जो दिल्ली की बेहतरी के लिए कहीं दिखाई नहीं पड़ती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ऐसा नहीं है कि बारिश और बाढ़ सिर्फ भारत के शहरों में आती है। प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी आ सकती है, वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर भारत हो। लेकिन बारिश और बाढ़ से भारत के शहर जितने परेशान होते हैं, उतनी परेशानी यूरोप और अमेरिका के शहरों को नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर शहरों में ऐसा सिस्टम बनाया जा चुका है जिससे ऐसी स्थिति आने पर कम से कम परेशानी हो। और हमारे यहाँ लगभग 70 साल की आजादी के बाद भी ऐसा सिस्टम किसी शहर में नहीं बनाया गया है। बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए नीदरलैंड से सीखा जा सकता है, जहां 27% जमीन समुद्र तल से नीचे है और इस निचले इलाके में नीदरलैंड्स की करीब 21% आबादी रहती है। लेकिन नीदरलैंड्स ने आज से 400 वर्ष पहले ही ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर लिया था। वहां 430 नगर निकायों में कारगर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद हैं। जगह जगह पर पंपिंग स्टेशंस बने हैं जो बारिश और बाढ़ के पानी को बाहर निकालते हैं। यहाँ ड्रेनेज के लिए नहरों का एक सिस्टम बनाया गया है और वक्त वक्त पर यहाँ पर नदियों की गहराई भी बढ़ाई जाती है, जिससे कि उनमें और ज्यादा पानी जमा किया जा सके। सिंगापुर में भी कुछ ऐसा ही ड्रेनेज सिस्टम है। सिंगापुर में सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्लास्टिक की थैली, खाने के पैकेट्स सड़क पर फेंकते पाए जाने पर 61,000 रुपए का जुर्माना और 12 घंटे तक सफाई करने की सजा मिल सकती है। हमारे शहरों में भी गंदगी की वजह से कई जगह पानी भर जाता है, इसलिए सफाई के लिए हम सिंगापुर से सीख सकते हैं, वहां से प्रेरणा ले सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर वॉशिंग आउटलेट्स बनाकर सड़कों पर पानी के जमाव को रोका जाता है। इन सभी आउटलेट्स को सीवर लाइन से जोड़ा गया है। सड़कों पर कूड़ा फैलाने पर यहाँ करीब 3,000 रुपए का जुर्माना तय है। न्यूयॉर्क का ड्रेनेज सिस्टम भी काफी अच्छा माना जाता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके के ड्रेनेज आउटपुट की बात करें तो वो भी 15 करोड़ गैलन प्रतिदिन से ज्यादा होता है। लेकिन वहां की व्यवस्था इतनी शानदार है कि इस सीवेज और कूड़े से बायोसॉलिड्स बनाए जाते हैं, जिन्हें गोल्फ कोर्स में, शमशान में और फर्टिलाइजर्स तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम देश ऐसे हैं जहां से हम सीख सकते हैं। आपने नोट किया होगा, हमारे देश के नेता स्टडी टूर्स के लिए अक्सर विदेश जाते हैं और जिन देशों को वो स्टडी टूर्स के लिए चुनते हैं वो अक्सर इसी तरह के देश होते हैं, जैसे सिंगापुर चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, फ्रांस चले गए, या फिर आपने सुना होगा अमेरिका भी जाते हैं, ब्रिटेन भी जाते हैं। लेकिन वहां से लौटने पर कहते हैं कि भारत की विदेशों से तुलना नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की तुलना अभी हमने आपके सामने की, हमारे ज्यादातर नेता, मंत्री और अफसर हमारे साथ यही तर्क करेंगे कि आप भारत की तुलना अमेरिका, फ्रांस या नीदरलैंड्स जैसे देशों से कैसे कर सकते हैं। अब हमारा तर्क यह है कि जब हम वहां से तुलना कर ही नहीं सकते तो फिर हमारे देश के नेता इन देशों में स्टडी टूर्स करने के लिए क्यों जाते हैं? हमारे देश के नेता सिंगापुर क्यों जाते हैं और यहाँ के लोगों को आकर ये वापस क्यों कहते हैं कि हम सिंगापुर गए थे वहाँ के सिस्टम को स्टडी करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या हम वहाँ के जैसा सिस्टम अपने देश में भी लागू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता कभी नहीं। दिल्ली के लोग बेशक इस बात से परेशान हो रहे हों, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी मुसीबत के वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंदर का आम आदमी गायब क्यों हो जाता है। दिल्ली में रहने वाले लोग अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की समस्याएं सुलझाने से कौन रोक रहा है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो ड्रेनेज सिस्टम पर काम कर सकते थे, ट्रैफिक पर भी काम कर सकते थे और वो चाहते तो सड़कों को भी ठीक करवा सकते थे, क्योंकि ये सब उनके अधीन आता है। और जवाब है कि अरविंद केजरीवाल को समस्याएं सुलझाने से सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो है खुद अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अक्सर ये राजनीतिक डायलॉग मारते रहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं चाहते कि वो दिल्ली में काम करे। लेकिन आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने स्तर पर अब तक क्या किया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत सीवेज सिस्टम की है और ये हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बता चुके हैं। दिल्ली का सीवेज सिस्टम दिल्ली की वाटर मिनिस्ट्री के अधीन आता है और इस वक्त दिल्ली के वाटर मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा, जबकि फ्लड एंड इरिगेशन विभाग के मंत्री गोपाल राय हैं और इसलिए उनकी भी सीधे जिम्मेदारी बनती है। सीधे तौर पर दिल्ली के लोगों को इस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी बनती है।
लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति में आम आदमी वाला तत्व उनके राजनीतिक फ्रीजर में बर्फ की तरह ठंडा और जमा हुआ है। अरविंद केजरीवाल से हम ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल सर, दिल्ली की जनता दफ्तर जाना चाहती है, दिल्ली की जनता अपने काम पर जाना चाहती है, दिल्ली के बच्चे अपने स्कूल जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए, उन्हें काम करने दिया जाए। आपसे गुजारिश है, आप केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी पर अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा फोड़ने के बजाय मन लगाकर सच्चे मन से दिल्ली के लोगों के लिए जनहित के काम करें। और डीएनए में कल खबरों के विश्लेषण के दौरान हम आपको दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर एक जहरीले सफर पर लेकर गए थे। हमने इस यात्रा को कैंसर यात्रा का नाम दिया था। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों में कैंसर तेजी से फैल चुका है। और इसकी वजह है कारखानों से निकलने वाला वो जानलेवा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कृष्णा, काली और हिंडन नदी में लगातार मिल रहा है। मैंने कल आपसे ये अपील भी की थी कि इस खबर को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों तक सीमित रखने की भूल ना करें, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर फैला जहर धीरे धीरे आपके घर के किचन में प्रवेश कर चुका है और आप हर रोज उस जहरीले पानी से सींचे गए अनाज, फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है जिसके बारे में आपको और आपके पूरे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज आपको हमारी सीरीज के दूसरे हिस्से को पूरी गंभीरता के साथ देखना चाहिए। ये रिपोर्ट आज आपकी आंखें खोल देगी। कैंसर का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। पता है आप बीमार हो, अपनी लड़की को विधवा कौन बैठानी चाहोगे? इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। पानी पिया, खाना खाना शुरू किया इसने, तो जब से इसकी हालत खराब होती चली गई। जिन लोगों की जिम्मेदारी इन गांवों तक साफ पानी पहुंचाने की है, क्या हिम्मत जुटा पाएंगे आप इस पानी को पीने की? डीएनए में कैंसर यात्रा की सीरीज के पहले हिस्से में आपने उन गांवों के लोगों की तकलीफें देखी और सुनी जिनके नसीब में काला पानी लिखा है और शरीर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की काली परछाई पड़ चुकी है। लेकिन जो तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित है, वो कल आपके घर में भी देखने को मिल सकती है। हमारी सीरीज का दूसरा हिस्सा आपको बेहद परेशान कर सकता है। आज उस तस्वीर का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैंसर का ये पानी कैसे आपकी राजधानी तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़े। जहर उगता है, ये हरे आपको भले दिख रहे हैं। और जा पहुंचे बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिलों की सीमाओं पर बसे आखिरी गांव सरोरा में। ये गांव हिंडन नदी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, यानी हिंडन नदी के गंदे, काले और जानलेवा पानी के इतने करीब होने के बाद यहाँ एक साफ सुथरे और स्वच्छ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंडन नदी के जिस हिस्से के पास इस वक्त हम खड़े हैं, ये हिस्सा 3 अलग अलग जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, ये तीनों का एक कनेक्टिंग बॉर्डर लाइन है और वहां से ये नदी बह रही है। और इससे ठीक पहले
हिंडन में काली नदी मिल जाती है और उसके बाद ये हिंडन आगे बहती हुई, हम जो आपको बता रहे थे कि हम ये पूरी नदी ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये हिंडन नदी के दोनों तरफ गांव हैं और उन गांवों में हैंडपंप में जो पानी आता है वो दरअसल इसी हिंडन नदी का पानी होता है, क्योंकि जो लेवल है पानी का वो आप ये देख रहे हैं। और ठीक इसके ऊपर, यहाँ ऊपर तमाम गांव बसे हैं। सरोरा गांव है जो तीनों ज़िलों का जो कनेक्टिंग एक जगह है, उसके तीनों ही ज़िलों के एक तिकोने अगर मानचित्र पे अब हम कहें तो वहाँ अवस्थित है, तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये जो हालत है पानी की, हम ये पानी तमाम दूसरे अलग अलग गाँव के पास से भी देखते आ रहे हैं। अब ये एक बड़े जल स्रोत की तरह, मतलब बड़े जल स्रोत की तरफ बन गया है और अब आगे ये गाज़ियाबाद और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। खतरा और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। अभी तो ये 80-90% डाइल्यूट है। जो आप इसकी हालत देख रहे हैं, इससे करीब मतलब 80-90 गुना गंदा पानी इसमें गर्मियों में चलता है। और ये जो पानी है पिथलोकर के पास काली नदी जहाँ मिलती है, उसमें मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी जो पेपर मिल्स हैं और दूसरे जो स्लोटर हाउस हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका पानी मिक्स होता है। और ये यहाँ से आगे जाके बरनावा एक जगह है, वहाँ पे कृष्णा और हिंडन दोनों नदी मिल जाती है। और जो ये प्रोसीड कर रहा है दिल्ली की तरफ जा रहा है और कालिंदी कुंज के पास ये जमुना नदी में मिल जाता है। इस गांव में हिंडन नदी के सबसे करीब सुनीता का घर है। इनके लिए हिंडन नदी कभी माता हुआ करती थी, लेकिन आज यही नदी सुनीता के घर में कुछ ही दिन पहले आए एक नन्हे मेहमान के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। नदी के इस छोर से 50 मीटर की दूरी पर सुनीता जी आपका घर है। यहाँ जो हालात आप कह रहे थे, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पाँव जो है वैसे थे, यही पानी आप लोग पीते हैं? जी नहीं, अब तो हम समरसेबल 2-3 साल से लगा चुके हैं। उससे पहले हम नल का पानी पीते थे। पानी तो इतना गंदा है कि हम बैठ के खाना भी बस मुश्किल ही खा पाते हैं। उसके बाद जो बहू का बच्चा हुआ तो वहाँ पैर जब टेढ़े आए तो डॉक्टरों ने बताया, हमने जो जांच कराई डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि कोई गंदा पानी चलता है आपके आसपास। जी नदी है, कहने लगे जी ये नदी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, वायरल की वजह से, तुम्हारी बहू ने जो खराब पानी पिया है उसकी वजह से आपके बच्चे के ये जो है पैर बिल्कुल टेढ़े आए हैं। सरोरा में लोगों से मिलने के बाद हम मेरठ की सीमा से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े, ये सोचते हुए कि आखिरकार देश की राजधानी पहुंचते पहुंचते इस नदी की हालत क्या हो जाती होगी। इसके बाद हम बागपत और मेरठ की सीमा पर बसे आखिरी गांव डोलचा पहुंचे, यानी वो इलाका जहां के बाद हिंडन नदी गाजियाबाद जिले में प्रवेश करती है, यानी दिल्ली एनसीआर के बेहद पास। इस नदी के दोनों किनारों पे अलग अलग ज़िलों में जो खेत हैं जिनकी सिंचाई होती है, वहाँ किस तरह का पानी है, ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, हर जगह का पानी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रा ये भी देख लीजिए, उस ज़िले से यानी बागपत से जो बागपत ज़िले से मेरठ ज़िले में लोग दाखिल होते हैं नदी के उस छोर से इस छोर तक, कुछ इस तरीके से एक नाव के ज़रिए। ये जो दुर्गंध है ये ख़त्म नहीं हो रही, ये एकदम ऐसी दुर्गंध लगातार कांस्टेंट इस सफ़र के दौरान हमें जहाँ भी हम गए हमको ये दुर्गंध लगातार मिली। जो पानी का रंग है वो और भी कॉन्सेंट्रेटेड पानी है, यहाँ पे पानी का रंग और काला है यहाँ पे, क्या वजह है? देखिए, ये जो आप पानी की दुर्गंध का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये बदबू सहारनपुर से शुरू होती है और ये नदी में निरंतर चलती है। हम लोगों ने अपनी पदयात्राओं में ये पाया था कि जो डिस्टिलरीज हैं और शुगर इंडस्ट्री है, उसमें से एक लाल रंग का गंदा पानी निकलता है जो अनट्रीटेड वाटर है, और ये उसकी बदबू है। और उस बदबू को हम अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि हमने उन फैक्ट्रियों के बिल्कुल पीछे जाकर के सैंपल्स लिए थे और उन फैक्ट्रियों की उन बदबू को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। और ये जो बदबू हम बार बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये वही बदबू है। और इस बदबू के कारण यहाँ के लोगों को अस्थमा की भी एक समस्या है। यहाँ के इस बदबू के कारण यहाँ आसपास के 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक के लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये बेसिकली ये बदबू का जो रिश्ता है वो रिश्ता डिस्टिलरी और शुगर इंडस्ट्री से है। आपने जो पानी अभी लिया विक्रांत यहाँ से, ये पानी देखने के बाद अब जैसे आपने बॉटल में इस पानी को भरा, इसके तल में हम देख रहे हैं क्योंकि ऊपर आप, और ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है ज़रा इसको देखिए। क्योंकि आप आमतौर पे किसी शीशे के ग्लास में पानी लेते हैं तो वो पानी अगर आप उसको हिलाते हैं तो वो पानी की तरह लगता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ ऐसा घुला हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना कोई आप शरबत तैयार करते हैं तो उसमें चीनी घुली होती है, उसी तरीके से इसमें
जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस तरीके से घुले हुए हैं कि ये पानी बहुत ठहरा हुआ, आपको इस बॉटल में ही ये पानी बिल्कुल ठहरा हुआ नजर आ रहा होगा। उसकी वजह यही है कि इसमें बहुत हैवी मेटल्स हैं और इसमें पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं। सही है ये बात? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसके अंदर हैवी मेटल्स, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के बाद हम गाजियाबाद जिले में दाखिल हुए, जहां हमारा पहला पड़ाव था भादौली गांव, जहां हमें चारों तरफ धान के लहलहाते हुए खेत दिखाई दिए, लेकिन धान की फसल की जड़ों में छिपा था हिंडन नदी का वो काला सच जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस गांव के कई एकड़ खेत इसी हिंडन नदी के जहरीले पानी से हर रोज सींचे जाते हैं। गांव से थोड़ी दूर नदी के किनारे किनारे करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर हम जा पहुंचे वहां जहां एक तरफ हिंडन नदी थी और दूसरी तरफ धान के खेत। ये गांव गाजियाबाद जिला का पहला गांव है उस बागपत के बॉर्डर के बाद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हिंडन नदी है जो यहाँ से बहते हुई आगे गाजियाबाद और फिर आगे नोएडा तक जा रही है और इसी हिंडन नदी से खेती होती है यहाँ पर इन खेतों में। ये पंप सेट लगा है, इस पंप सेट से ये पाइप जो है वो हिंडन नदी में डाली जाती है और वहाँ से फिर इस मोटर के ज़रिए, इस पंप के ज़रिए ये पूरा का पूरा पानी खींच के आसपास के खेतों तक पहुँचाया जाता है। आप देख रहे होंगे अभी भी पानी है इसमें क्योंकि सुबह फसल पटाई गई है। इस तरफ धान के खेत हैं, पीछे सब्जियां हैं और साथ साथ गन्ने का खेत भी है। ये जो खेत हैं दूर तक, इनमें धान तो हम देख रहे हैं। इसके अलावा किसान इस पानी से कौन कौन सी फसल सींचते हैं, कौन कौन सी सब्जियां सींचते हैं? इसमें सर फसल धान है, ईख, गन्ना, ज्वार, बाजरा और कई ऐसी फसल हैं, कभी तिलहन भी हो जाते हैं। इसके बाद सब्जियां लौकी है, तोरी है, कद्दू है और आलू, टमाटर वगैरह की भी खेती होती है। इसमें सारी सब्जियां इसी पानी से सींची जाती हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें पानी इसी तरह का जमा होता होगा, ये काला पानी? जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से इसमें जमा होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी गंदा पानी है। इसमें अगर इसकी खेती होगी तो काफ़ी कमज़ोर होगी। इसे हम ताकतवर बनाने के लिए यूरिया या जो भी फर्टिलाइज़र है, स्प्रे वगैरह वो करते हैं हम फसलों में। जी बिल्कुल। और जैसा ये आप देख रहे हैं, इसे देखने के बाद, ऐसी खेती करने के बाद हम तो इसे खाएंगे नहीं, ना हम इसकी तरफ जाते हैं। हम इसे कहीं जब मंडी है, नरेला मंडी है और नोएडा वगैरह में भी मंडी है या गाजियाबाद में, हम इसे सप्लाई कर देते हैं अपने लिए, जो अच्छा हो उसे मंगाते हैं। तो 40-50 मीटर पर अगर वो बोरवेल चल रहा है तो जाहिर तौर पे जो पानी वो खींच रहा है वो जमीन का पानी नहीं है, वो इसी नदी का पानी है वो। और उसको ज्यादा बोरिंग हुई भी नहीं होगी, ज्यादा गहरी बोरिंग तो हुई नहीं होगी। मुश्किल 10-15 फीट, 10-15 फीट की अगर बोरिंग की जाए तो आप अगर नदी का तल नाप लीजिए इस जमीन से तो वो 10 से 15 फीट होगी। बिल्कुल वही पानी है ये। जी बिल्कुल। इसके बाद हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे और जैसे ही हम करेड़ा गांव में दाखिल हुए हमें दूर दूर तक खेतों में दाल और दूसरे अनाजों की फसल दिखाई दी। लेकिन इन चमचमाती फसलों का काला सच सुनकर हम भी हैरान रह गए। आपको जो तस्वीर इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वही नदी जो अपने अंदर प्रदूषण समाये हुए और आगे की तरफ बढ़ रही है, वही नदी का एक हिस्सा आपको ये अंदर की तरफ आता हुआ दिख रहा है जिसमें ये जलकुंभी है और तमाम चीजें आपको दिख रही हैं। और इस नदी का यही हिस्सा, यहां से इस नदी के इस हिस्से में जो पानी आता है उसका इस्तेमाल इस पंप सेट से सब्जियों में पानी पहुंचाने के लिए, फसलों में पानी पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पानी है जो इस नदी का दिख रहा है, इससे सिंचाई पूरे साल होती है जो भी फसल होती है? हाँ, नदी का पानी ही सारी यहाँ नदी के किनारे के खेतों में सब में नदी का पानी ही प्रयोग होता है। कौन कौन सी फसल लगी हुई है अभी ये हमने देखा है मसूर की फसल है और ये धान की फसलें हैं। हाँ। और बाकी सब्जियां भी सारी की सारी यहाँ नदी के किनारे में होती हैं। छोटी छोटी जो ऊपर बीमारी, पत्ते के ऊपर ये बीमारी है जी, ये छोटी छोटी बीमारियाँ इसको हो जाती हैं, या पत्ते के ऊपर ये पीलापन है जी, पत्ता तिरछा हो रहा है, ये गंदे पानी के प्रयोग के कारण। क्योंकि इस पूरे फसल में हम लोग देख रहे हैं जो धर्मेंद्र सिंह जी, पूरी फसल आप दाल की वहां तक देखिए, उसमें पीले पत्ते आपको लगातार दिख रहे हैं और अभी ये फसल तैयार भी नहीं हुई है और तब ये हालत है इसकी। हाँ, इसके बचाने के लिए फिर ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है और ज़्यादा DAP और खाद का प्रयोग करना पड़ता है, जो डबल नुकसान फिर करती है। पहले तो पानी में भी है और ऊपर से उसके ऊपर भी
इसका जहरीलेपन का प्रयोग आता है। इन फसलों की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके पत्तों के ऊपर की जो हालत है, इन पत्तों का जो रंग हो चुका है और इसमें जिस तरीके से कीड़े लग चुके हैं। दोहरी मार है, पहली मार पानी की और दूसरी मार अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों के इस्तेमाल की। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फसल और अनाज किन खेतों से कटकर किन मंडियों से होता हुआ आपके किचन तक पहुंचता है और फिर आपके पेट में भोजन का प्रवेश होता है, जो किसी जहर से कम नहीं है। जो पानी आप हिंडन काली कृष्णा के किनारे की बात कर रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर टेबल जो है ये एक होता है, मिक्स होता है, और वहाँ पे जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं या वहाँ पे जो फ्रूट्स बनते हैं या जो फसल खेती आप करते हैं, ये इसमें हैवी मेटल्स मिट्टी में जमा होने के कारण पौधों में, सब्जियों में ये हैवी मेटल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और जब इंसान इसको खाता है तो उसके शरीर में हैवी मेटल्स अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाते हैं, जैसे लिवर में, ब्लड सेल्स में, हड्डियों में। बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे महिलाएं अगर खा रही हों तो उनके पेट में पल रहे बच्चे को बर्थ डिफेक्ट, होंठ कटे हुए, टेढ़े पाँव, मसल की प्रॉब्लम ये हो सकती है। ग्रोइंग एज के बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कुबड़ी की शिकायत होती है और बहुत समय से अगर इस तरह का दूषित पदार्थ आप खा रहे हैं जो कॉन्टामिनेटेड है तो कैंसर की संभावना पूरी बढ़ जाती है। ज़मीन पे और कागज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ज़मीन पे हो रहा है वो कागज़ में है ही नहीं, जो कागज़ पे हो रहा है वो ज़मीन पे नहीं है। यूपी सरकार का कहना है हम सब जगह पिला रहे हैं, एफिडेविट पे वो ये कहती है। हम गांव के बंदे, जब हम अब एक्चुअली में हमने भी फिर कोर्ट में जब दिखाया कि ये गांव के बंदे हैं और यही कह रहे हैं हमारे पास आया नहीं, तो जब कोर्ट ने जब पूछा तो यूपी सरकार के पास जवाब नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये निराश करने वाली है। लेकिन हमारी ये रिपोर्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज के अगले हिस्से में जो तस्वीरें आप देखेंगे उन्हें देखने के बाद हो सकता है कि आपकी भूख मिट जाए और हर रोज सब्जियां खाने से पहले आप ये तय करना शुरू कर दें कि इन सब्जियों को किस राज्य के किस जिले में किस तरह के पानी से सींचा गया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है। हमारे देश की पूजा व्यवस्था में भी नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। हर बड़े त्योहार की पूजा में नदियों और उनके जल की भूमिका रहती है, लेकिन इसके बाद भी हम इन्हीं नदियों को गंदा करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश में देवियों की पूजा होती है और उन्हीं के साथ छेड़खानी और रेप होते हैं। ऐसा दोहरा व्यवहार करने वाला समाज और ऐसा सिस्टम कभी भी कोई सही फैसला नहीं ले सकता। ये कैंसर यात्रा आपको बता रही है कि औद्योगिक विकास अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ ना किया जाए तो उसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृष्णा, काली और हिंडन नदी के किनारों पर कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें शुगर मिल्स, पेपर मिल्स और चमड़ा उद्योग से जुड़े कारखाने और स्लॉटर हाउसेज शामिल हैं। इन सभी जगहों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा इन नदियों में आकर गिरता है और इसकी वजह से नदियों में जानलेवा हैवी मेटल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और फिर इसी पानी से खेती होती है और इसका असर अनाज, फल और सब्जियों पर पड़ता है और खान पान की वस्तुओं के जरिए पानी में मिला हुआ यही जहर हमारे शरीर के अंदर घुलने लगता है। यही सीधे तौर पर कैंसर सहित कई बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह है। हमारी सीरीज के तीसरे हिस्से में हम ऐसी ही जहरीली सब्जियों का सच आपको बताएंगे, इसलिए कल के डीएनए के लिए आप अभी से रिमाइंडर लगा लीजिए। और अब डीएनए में हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के पैरों के नीचे से खिसकती हुई जमीन का विश्लेषण करेंगे। देश में जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, रॉबर्ट वाड्रा सिस्टम के भी दामाद बने रहे। 2014 तक उन्हें यूपीए सरकार और सिस्टम से इतना प्यार मिला कि गुड़गांव से लेकर राजस्थान तक सैकड़ों एकड़ जमीन उनके नाम कर दी गई। ये रॉबर्ट वाड्रा का चमत्कार ही था कि उनके लिए लोहे जैसे सख्त नियम, कायदे कानून मोम की तरह पिघल गए। लेकिन अब लग रहा है कि देश के सबसे चर्चित दामाद के अच्छे दिन एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि आज हरियाणा में उनके जमीन सौदों की जांच के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में गड़बड़ियों की बात लिखी गई है।
जी न्यूज ने ही आपको सबसे पहले आज से करीब 2 वर्ष पहले रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इस विषय पर डीएनए में हमने समय समय पर लगातार रिपोर्टिंग की है। उन रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जांच आयोग को इन जमीन सौदों में क्या क्या गड़बड़ियां मिली हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 14 मई 2015 को जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों की जांच के लिए एक जांच आयोग बना था। आज इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ढींगरा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 182 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट की डिटेल्स देने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि उन्हें इसमें गड़बड़ियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक इस जांच रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सख्त टिप्पणी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को फायदा पहुंचाया गया जो नाजायज था। इसके लिए हुड्डा सरकार ने गुरुग्राम यानी गुड़गांव के ड्राफ्ट और फाइनल मास्टर प्लान में बदलाव किए थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट के लिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास पैसा नहीं था और फिर भी उसे ये जमीन दे दी गई। My mandate was to inquire about irregularity in grant of licenses. सर वो मिली है क्या irregularity? क्या मिली है? उसी रिपोर्ट अगर irregularities नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई irregularity नहीं। So that means how many pages? मेरी रिपोर्ट में 182 पेज हैं, तो बिना मिले 182 पेज लिखने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था। You see, I have named each and every person who is responsible. Sir, so when you whether private or government, any person who was involved in the irregularities has been mentioned. और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। गुड़गांव के शिकोहपुर में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 3.5 एकड़ के प्लॉट पर कमर्शियल कॉलोनी डेवलप करने की इजाजत दी गई, जबकि इस कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल यानी पूंजी थी। वाड्रा की कंपनी ने यह जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि सिक्योरिटी और लाइसेंस फीस पर 6.84 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वाड्रा की कंपनी को जमीन देने के लिए हरियाणा सरकार ने सारे नियम कायदे गिरवी रख दिए यानी ताक पर रख दिए। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप यह भी है कि जिन 7.5 करोड़ रुपयों में से ये जमीन ली गई, वो पैसा भी वाड्रा का खुद का नहीं था। बाद में वाड्रा की कंपनी ने यह जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ नाम की कंपनी को बेच दी, यानी वाड्रा की कंपनी का मुनाफा 43 करोड़ 66 लाख रुपए का रहा। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जी न्यूज ने ही सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया था, इसलिए अब आपको रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले पर हमारी पुरानी रिपोर्ट्स के कुछ अंश देखने चाहिए। डीएनए में आज हम एक बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके मुख्य किरदार हैं रॉबर्ट वाड्रा, जो आजकल देश की राजनीति के सबसे मशहूर दामाद बने हुए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेताओं तक सबकी जुबान पर एक ही शब्द है, एक ही नाम है, रॉबर्ट वाड्रा। हर कोई वो फॉर्मूला ढूंढ रहा है जिसके जरिए सिर्फ 1 लाख रुपए को 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति में बदला जा सकता है। नियमों को मोम की तरह पिघलाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम ही काफी है, और ये बात जी न्यूज के पास मौजूद सरकारी दस्तावेजों में जोर देकर लिखी गई है। ये दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है, जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वो सरकारी फाइल्स जिनमें आउट ऑफ द वे जाकर रॉबर्ट वाड्रा की मदद की गई है, ये सब पूरी कहानी इन दस्तावेजों में लिखी गई है। सरकारी फाइल है। ये पता लगाया जाना चाहिए कि वो अफसर कौन कौन से थे। उन कमेटियों ने, जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने कैसे रॉबर्ट वाड्रा को और डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी। ये वो एफिडेविट है जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया। इस पूरे मामले पर उन्होंने लिखा है, द नोटिंग शीट्स सॉट आर लाइकली टू हैव बीन स्टोलन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। अब ऐसा लग रहा है कि वाड्रा और उन पर कृपा बरसाने वालों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने जा रही है, जो हरियाणा में 10 साल के कांग्रेसी शासन में हुई हर गड़बड़ी की जांच करेगा। इनमें सबसे बड़ा विवाद उन जमीन सौदों को लेकर है जिनमें राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा शामिल रहे हैं। 15 मई को इस नए जांच आयोग के बारे में हरियाणा सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी। यह जी न्यूज की निडर रिपोर्टिंग का ही नतीजा है कि आज ये स्थिति आई है।
जी न्यूज ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन सौदों पर लगातार रिपोर्टिंग की है और हम आपको ये लगातार बताते रहे हैं कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और सिस्टम ने दिल खोलकर मेहरबानी की थी। और हमारी अगली खबर काफी दिलचस्प है और ये आपको हैरान भी कर सकती है। आप में से कई दर्शकों को इस बात की जानकारी होगी कि आमतौर पर साइकिल का वजन करीब 20 किलो होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइकिल का वजन 940 किलोग्राम भी हो सकता है तो आपको शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन जर्मनी के एक व्यक्ति ने इसे मुमकिन करके दिखाया है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो सके। हालांकि इसके लिए इस व्यक्ति को 940 किलोग्राम के वजन वाली अपनी साइकिल को 500 यार्ड्स यानी करीब 450 मीटर की दूरी तक चलाना होगा। इस व्यक्ति का नाम फ्रैंक डोज है, जिसने बड़े टायरों वाली एक साइकिल तैयार की है। इस साइकिल को बनाने के लिए फ्रैंक को करीब 3,500 पाउंड यानी 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ा। यह साइकिल स्क्रैप मेटल से बनी है। साइकिल को बनाने वाले फ्रैंक डोज का दावा है कि उनकी बनाई हुई साइकिल दुनिया की सबसे वजनदार साइकिल है और इसे भी ठीक बिल्कुल अन्य साइकिलों की ही तरह पैडल की मदद से चलाया जा सकता है। और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1920 में आज ही के दिन पहली बार किसी रेडियो स्टेशन से समाचारों का प्रसारण हुआ था। अमेरिका के डेट्रॉइट में 8MK रेडियो स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। 1997 में आज ही के दिन प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना और उनके दोस्त डोडी अल-फायद पेरिस में हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। गाड़ी चला रहा ड्राइवर शराब के नशे में था और पापरेजी फोटोग्राफर से बचने के चक्कर में उस कार का एक्सीडेंट हो गया था। डायना को 20वीं सदी की सबसे चर्चित महिलाओं में गिना जाता है। 1955 में आज ही के दिन शिकागो में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली गाड़ी का प्रदर्शन किया गया था। हालांकि ये गाड़ी सिर्फ 15 इंच लंबी थी, लेकिन इसके जरिए सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करने की प्रक्रिया को दिखाया गया था। सन मोबाइल नामक इस गाड़ी को जनरल मोटर्स ने बनाया था। 1897 में आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने किनेटोस्कोप का पेटेंट करवाया था। किनेटोस्कोप दुनिया का पहला फिल्म प्रोजेक्टर था जिसमें एक वक्त पर एक व्यक्ति ही किनेटोस्कोप के ऊपर लगे पीप होल व्यू से व्यूअर के जरिए फिल्म देख सकता था। हालांकि किनेटोस्कोप मूवी प्रोजेक्टर नहीं था, लेकिन इसने सिनेमैटिक प्रोजेक्शन की नींव रख दी थी। सिनेमा के इतिहास में ये तारीख खास महत्व रखती है। और आज कई जाने माने लोगों का जन्मदिन है। 1907 में आज फिलीपींस के राजनेता और 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि उन्हीं के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और आज ही के दिन वर्ष 1919 में मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर करीब 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। अमृता प्रीतम की मृत्यु वर्ष 2005 में हुई थी। 1963 में आज फिल्म निर्देशक, अभिनेता और लेखक ऋतुपर्णो घोष का जन्म हुआ था। ऋतुपर्णो घोष का सिनेमा पूरी दुनिया में पसंद किया गया। उन्होंने बांग्ला के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों का निर्देशन किया। ऋतुपर्णो घोष को 12 नेशनल अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले थे और सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1870 में इटली की महान शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था। मोंटेसरी ने 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल होने वाला मोंटेसरी मेथड तैयार किया था। 2014 में आज ही के दिन अमेरिकी कॉमिक बुक आर्टिस्ट स्टैन गोल्डबर्ग का निधन हुआ था। स्टैन गोल्डबर्ग ने 1990 के दशक से 2006 तक मशहूर कॉमिक बुक आर्ची के प्राइमरी आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। 1960 के दशक में स्टैन गोल्डबर्ग के कुछ दूसरे आर्टिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने स्पाइडरमैन, द फैंटास्टिक फोर और द हल्क जैसे कैरेक्टर्स के कलर डिजाइन्स भी बनाए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।